अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं इम्तियाज़ हुसैन। लास्ट टॉपिक में हमने बात की थी फोर्स इन टर्म ऑफ मोमेंटम इन टर्म ऑफ फोर्स के बारे में। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना अगला टॉपिक। जो अगला टॉपिक है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हम इसके बारे में ज़िक्र करेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, उसके अंदर एनर्जी कैसे कंजर्व होती है, ये किस तरह से अप्लाई होता है और कहाँ पे अप्लाई होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो सबसे पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दोस्तों को हमारे चैनल की लिंक भेजें। आपकी सपोर्ट होगी तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे और हम आपके लिए बहुत आसान से जो भी टॉपिक्स हैं उनके बहुत आसान तरीक़ों से लेक्चर्स बना के आपको भेजा करेंगे। होप आप समझ गए होंगे और सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को भी दबाइएगा। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बहुत जल्द या हर रोज़ या 1-2 दिन के बाद आपको हमारी फिज़िक्स केमिस्ट्री की लेक्चर्स और साइंस के लेक्चर्स मिलते रहेंगे। तो इस मोमेंटम को हम आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि आप इसके फिगर्स में भी देख सकते हैं, आपको बुक में भी कुछ ऐसी फिगर्स मिलेंगी। हमने यहाँ पे दो बॉडीज़ ली हैं, ए और बी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों बॉडीज़ का कोलिजन करवाएंगे। आई थिंक कि आपको मोमेंटम की डेफिनेशन आती होगी, अगर नहीं तो मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूं कि इसकी जो डेफिनेशन होती है वो कुछ इस तरह से होती है। द टोटल मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन कांस्टेंट। मतलब एक जिस्म है जो किसी और जिस्म से टकराता है। जिस तरह से यहाँ पे आपको सामने से ए बॉडी और बी बॉडी नज़र आ रही है, और पहली फिगर में ऊपर देखें दोनों अलग अलग हैं, डायरेक्शन सेम है, और सेकंड में दोनों आपस में स्ट्राइक हो रही हैं। तो से ए बॉडी जो है वो थोड़ा पुल बैक हो रही है पीछे की तरफ, और फिर वो आगे की तरफ जाएगी आफ्टर कोलिजन। यानी कि बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन इन दोनों का मोमेंटम जो है वो सेम रहता है। अब या फिर आप इसको आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि द टोटल मोमेंटम ऑफ बॉडी या ऑफ बोथ बॉडीज बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन कंजर्व्ड, रिमेन कांस्टेंट, रिमेन सेम। आप इन तीनों में से कोई भी लास्ट में लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी डेफिनेशन वगैरह के लिए। अच्छा, तो अब आप यहाँ पे समझ लें कि बॉडीज़ का जो है वो सब मास भी होता है। ज़ाहिर बात है, जो बॉडीज़ कोलाइड करेंगी तो उनका कुछ मास होगा। ठीक है, तो हम ए बॉडी को ले लेते हैं मिसाल के तौर पे m1, और बी बॉडी को ले लेते हैं m2। यानी कि यहाँ पर आपने लफ्ज़ सुना इसकी डेफिनेशन में कि कोलिजन, कोलिजन यानी कि टकराव का होना। तो यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए लाजिम है कि दो बॉडीज़ का आपस में टकराव हो। अब ये कैसे होगा? एक आइसोलेटरी सिस्टम आपने लफ्ज़ सुना होगा। आइसोलेटरी सिस्टम ऐसा एक सिस्टम है, तस्वराती सिस्टम है, जो कि एक्चुअल यूनिवर्स में मौजूद तो नहीं है, लेकिन हम उसे तस्वराती पढ़ते हैं। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर ना तो कोई एनर्जी इन हो सकती है, यानी कि ना तो कोई एनर्जी हम इसमें दाखिल कर सकते हैं, और ना ही कोई एनर्जी इसमें से बाहर जा सकती है। मतलब जो एनर्जी, जो बॉडी, जो कोलिजन, जो भी चीज़ इसके अंदर होगी वो अंदर ही रहेगी। मतलब इसमें से कोई भी एनर्जी बाहर की तरफ वेस्ट नहीं हो सकती। इसके अंदर जो भी एनर्जी रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक हो गया? अब अगर हम इसको थोड़ा सा आगे समझें तो वो ऐसा होगा। एक तो इस बात को आप ध्यान में रख लें कि यहाँ पर इन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में दो बॉडीज़ का कोलाइड होना लाजिम है। अगर दो बॉडीज़ आपस में कोलाइड नहीं हो रही तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये यहाँ पर सेटिस्फाइड यानी कि अप्लाई नहीं हो सकता। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए लाजिम है, ये शर्त है कि अगर आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करना चाहते हैं तो आपको दो बॉडीज़ को आपस में कोलाइड करना होगा। अब दोनों बॉडीज़ का मास जो है वो m1 m2 यानी कि डिफरेंट भी हो सकता है। लाजिम नहीं है कि दोनों बॉडीज़ का मास सेम हो, लेकिन हाँ, ये उनकी कंडीशन पे डिपेंड करता है। अब देखें, मिसाल के तौर पे ए बॉडी एक नॉर्थ की डायरेक्शन में जा रही है और बी बॉडी भी नॉर्थ की डायरेक्शन में जा रही है। दोनों बॉडीज़, यूँ समझ लें कि आप एक कार चला रहे हैं और बी जो कार है वो आपके आगे मूव हो रही है। ए आप हो, बी एक और कार है, दोनों सेम कार है, और अगर आपने उसको हिट करना है बी गाड़ी को जो कि आपके सामने है, तो लाजिम है कि आपकी स्पीड जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आप उसे पहुंच के हिट कर सकते हो। क्योंकि आप तो पीछे हो, आपको हिट करना है तो लाजिम बात है कि आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो इसलिए जब आप अपनी स्पीड बढ़ाओगे, आप सेकंड फिगर में देख सकते हो, तो ये दोनों बॉडीज़ आपस में कोलाइड हो जाती हैं।
और फिर लास्ट में ये बॉडीज़ पीछे हो जाती है। अब ऐसा नहीं है कि हमने पढ़ा है कि जब हिट होता है कोई चीज़ तो उसका एक्शन का रिएक्शन होता है, तो यहाँ पर भी हम जो कार किसी और का आगे वाली कार से हिट करवा रहे हैं तो हमारी कार बाउंस बैक हो जाए, ऐसा नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। वो इस वजह से नहीं हो रहा क्योंकि अगली कार जिससे आप हिट कर रहे हैं वो कार भी इन मोशन है, वो कार भी मूवमेंट में है। हाँ, अलबत्ता एक्शन का रिएक्शन तब इक्वल होगा जब आप अपनी कार किसी दीवार के साथ स्ट्राइक करवाएं, किसी दीवार ऐसी रुकी हुई चीज़ जिसका मास जो है वो आपकी व्हीकल से ज़्यादा हो, उससे हिट करें। वो अगर रुकी हुई है, स्टॉप है, रेस्ट वाली कंडीशन में है, तो आप उससे स्ट्राइक करके बाउंस बैक जो आओगे वो इक्वल हो सकता है। लेकिन यहाँ पर इक्वल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर बी बॉडी भी मोशन में है और ए बॉडी आपकी भी मोशन में है। ये मोशन में होने की वजह से आपका जो लास्ट बाद में होगा स्ट्राइक करने के बाद वो एक्शन का रिएक्शन यानी कि ये नहीं हो सकता, इक्वल नहीं होगा। इसलिए आप इस बात को अपने जहन में डाल दें कि ये यहाँ पर अप्लाई एक्शन का रिएक्शन, यहाँ पर अप्लाई थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन का अप्लाई नहीं हो सकता। ठीक हो गया। अभी यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर जो दो बॉडीज स्ट्राइक कर रही हैं, तो जैसे कि तो ये जो दो बॉडीज़ आपस में स्ट्राइक कर रही है, अब देखें बिफोर इनका स्ट्राइक करने का क्या है, u1 वेलोसिटी है, इसकी u2, यहाँ पर ये स्ट्राइक हुआ, यहाँ पर इनकी वेलोसिटी चेंज हो गई। ये v1 v2 आफ्टर कोलियन मतलब टकराने के बाद की वेलोसिटीज़ है, u1 u2 इनके टकराने से पहले की वेलोसिटीज़ है। ये बात आपने जहन में रखनी है। टकराने से पहले उनकी वेलोसिटीज़ क्या है, u1 ए बॉडी की, u2 बी बॉडी की, और v1 ए बॉडी की, ये आफ्टर कोलिजन ये लिखा हुआ है सामने, और v2 बी बॉडी की। अब एक और चीज़ आपको बता दूं कि अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अंदर दो बॉडीज़ जो आपस में स्ट्राइक हो रही है उनका मास जो है वो अगर इक्वल है, ठीक है, अगर इन दोनों बॉडीज़ का मास इक्वल है तो इनकी वेलोसिटीज़ जो होंगी वो आपस में एक्सचेंज हो जाएंगी। जैसे आप फिगर 1 में देखें, यहाँ पर मैंने एरो की लाइन जो है वो बड़ी लगाई है। लाइन सेगमेंट जो होता है वो मैग्नीट्यूड को ज़ाहिर करता है, यानी कि यहाँ पर इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है और u2 यानी कि जो ये बी बॉडी की वेलोसिटी है बिफोर कोलिन, इसका यहाँ पर मैग्नीट्यूड जो है वेलोसिटी का कम है। ये यहाँ पर स्ट्राइक हुए और टकराने के बाद आप देख सकते हैं कि ए बॉडी की यहाँ पर पहले आप ऊपर देखें तो वेलोसिटी ज़्यादा है, अब यहाँ पर आफ्टर कोलिन इसकी वेलोसिटी कम हो गई, और आफ्टर कोलिन आप इस बी बॉडी की वेलोसिटी चेक करें तो ये इसकी ज़्यादा हो गई, और यहाँ पर इसकी वेलोसिटी बी बॉडी की बिफोर कोलिन क्या थी, कम थी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अंदर इन बॉडीज़ की अगर उनका मास सेम है तो उनकी आपस में वेलोसिटी जो है वो एक्सचेंज हो जाती है। तो चलें अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो अब इसके मैथमेटिकल टर्म की तरफ लग चलते हैं। तो आई होप कि आपको इसकी डेफिनेशन और ये चीज़ समझ में आ गई होगी। डेफिनेशन तो आपको आई थिंक पता है कि जो मैंने आपको अभी बताई थी वो आपको समझ में आ गई, अगर नहीं तो मैं लिख देता। तो जैसे कि आप यहाँ पर देखें, मैंने आपके लिए दो डेफिनेशंस मैंने वीडियो के स्टार्ट में भी आपको सुना दी थी। ये इतनी टफ नहीं है कि टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। एक ये डेफिनेशन है, दूसरी ये है कि टोटल मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन सेम। सेम भी आप कह सकते हैं या फिर आप कंजर्व भी उसे कह सकते हैं इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। शर्त ये है कि वो एक आइसोलेटेड सिस्टम का हो। ठीक हो गया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आप इस चीज़ को मैथमेटिकली इस तरह से भी लिख सकते हैं कि P इज़ इक्वल टू एम वी। ठीक हो गया। ये इसका क्या है, फार्मूला है मोमेंटम का। आप इस फार्मूले से भी इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। आप ये कह सकते हो कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। आप ये भी डेफिनेशन इसकी बता सकते हो क्योंकि ये मास और वेलोसिटी इन दोनों को, जब किसी भी एक जिस्म का मास है और उसकी जो भी वेलोसिटी है, इन दोनों को आप जब आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगी वो क्या होगा, उस बॉडी का मोमेंटम होगा। ठीक होगा डियर स्टूडेंट्स। अब ऊपर के हिसाब से जो डेफिनेशन में हमने रखा है, सुना है कि बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन इनका मोमेंटम जो है वो सेम रहता है। अब बॉडी ए की बात करते हैं। m1 बॉडी ए है, उसका क्या होगा, u1, यानी कि मास ऑफ बॉडी 1, उसकी वेलोसिटी 1। u1 जो है वो उसकी बिफोर कोलिजन की है। ठीक है, अगर हम इसको प्लस कर दें m2 u2, ठीक है, यानी कि ये दूसरी बॉडी जो है, ये दोनों जो कंडीशंस है ना, ये बिफोर कोलिजन की है। आपको ये बात माइंड में रखनी है। m1
और ये वेलोसिटी है, ये u से हमने यहाँ पर वेलोसिटी को ज़ाहिर किया है u1 से बिफोर कोलिन, और ये u2 बॉडी b की है, जो कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये a बॉडी का है और ये हिस्सा किस बॉडी का है, b बॉडी का। ये क्या कहता है कि आफ्टर एंड बिफोर कोलिन रिमेन सेम, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि ये हो गया यहाँ पर, ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, m1 और ये v1, ठीक, और यहाँ पर इसके साथ प्लस कर देंगे m1 m2 और ये v2, यानी कि ये बिफोर कोलिन बॉडी ए का और ये ए बॉडी का आफ्टर कोलिन, और ये बी बॉडी का आफ्टर कोलिन। ये दोनों आपस में, इन दोनों के मोमेंटम क्या रहते हैं, बराबर रहते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर भी m1 u1 है और यहाँ पर m1 v1, सिर्फ वेलोसिटी को हमने डिफरेंट नाम दिए हुए हैं, और यहाँ पर m2 u2 है, यहाँ पर m2 v2 है। वेलोसिटी को नाम चेंज दिया हुआ है, लेकिन दोनों की क्या है, वो सेम रहती है। लेकिन एक पॉइंट मैंने आपको बताई थी कि इनकी वेलोसिटीज आपस में एक्सचेंज होती हैं। अब आप देखें कि एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर जो वेलोसिटी थी वो तो सेम रही ना, किस तरह से, चलो ए बॉडी में पहले वेलोसिटी ज़्यादा थी, वो भी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर है, और टकराने के बाद उसकी वेलोसिटी एक्सचेंज होकर बी बॉडी में चली गई, तो बी बॉडी भी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर है। हम ये कह सकते हैं ना कि जो वेलोसिटी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर थी वो अंदर ही मौजूद है। हाँ, बॉडीज़ ने आपस में एक्सचेंज की है, लेकिन क्या वो आइसोलेटेड सिस्टम से बाहर आ गई? नहीं, वो आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर ही रहेगी, लेकिन बॉडीज़ आपस में क्या कर सकती हैं, एक्सचेंज कर सकती हैं। हाँ, शर्त एक और मैंने आपको बताई थी कि उनका मास जो है वो आपस में इक्वल हो। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स? अच्छा, तो चलें अब इसके हम डेरिवेशन की तरफ चलते हैं कि इसकी डेरिवेशन किस तरह से होगी। मैं आपको इजी वे से समझाता हूँ, होप कि आप लोग आसानी से समझ जाएंगे। ठीक हो गया? अब यहाँ पर अगर हम डेरिवेशन इसकी करें और सबसे पहले हम बॉडी बी की बात करें, तो क्या होगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी बी इज गिवन बाय, हम उसको किस तरह से कह सकते हैं कि अब आप देखें, मैं ज़रा सबसे पहले ये चीज़ आपको लिख के देता हूँ। अब यहाँ पर देखें क्या है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी बी इज गिवन बाय, बॉडी बी का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो हुआ वो किस तरह से दी जाती है। जैसा कि मैंने सबसे पहले आपको एग्जांपल में समझाया था, ए जो है वो व्हीकल आपकी है, आप ड्राइव कर रहे हो, आपने बी को हिट करना है। तो यहाँ पर देखें फोर्स ऑफ बॉडी ए ऑन बॉडी बी, ये जो एरो बता रहा है ना, ये जाहिर कर रहा है कि ए की फोर्स लग रही है बी बॉडी के ऊपर। अब ये किस तरह से होगी, अब मोमेंटम में चेंज आएगा, मोमेंटम में चेंज को हम डेल्टा से जाहिर करते हैं, जैसा कि आपको पता है डेल्टा पी से हम मोमेंटम को जाहिर करते हैं, और अपान में टी, टी जो है वो टाइम जो उसमें लगता है। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं ना कि अगर मैं आपको कुछ इस तरह से समझाऊं कि डेल्टा पी, जो चेंज इन मोमेंटम किस तरह से आता है, चेंज किस तरह से आती है, फाइनल इनिशियल होता है, जैसे वी एफ माइनस वी आपने पढ़ा था। तो यहाँ पर भी हम कुछ उसी तरह से करेंगे कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक हो गया? ये फाइनल में से इनिशियल हम कट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, तो अगर आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर हम सेम वही चीज़ लिखेंगे, एफ जो है वो ए, फोर्स ऑफ ए ऑन बॉडी बी, ये बराबर हो जाती है किस तरह से, ये चीज़ इसके बराबर है, तो मैं इस डेल्टा चेंज किसके बराबर है, पी एफ माइनस पी आई, यानी कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अगर इसकी जगह मैं ये चीज़ लिख दूँ, क्या चीज़ हो जाएगी, फाइनल मोमेंटम माइनस, सॉरी, इनिशियल मोमेंटम अपॉन में टाइम। अब ये चीज़ आपको जहन में होगी कि हमने जो पीछे मैंने आपको चीज़ बताई थी, फाइनल मोमेंटम यानी कि आफ्टर कोलियन, और इनिशियल मोमेंटम यानी कि बिफोर कोलियन, वो क्या था, वो हमारे पास फाइनल मोमेंटम क्या था, ये मैं आपको बता दूं, फाइनल मोमेंटम जो था हमारे पास वो क्या था, m2v2, यानी कि आफ्टर कोलियन, और इसका इनिशियल क्या था, इनिशियल था m2u2। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स? आई होप कि आप, ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स? फाइनल मोमेंटम की जगह हमने m2v2 जो उसका आफ्टर कोलियन वाला मोमेंटम था, और इनिशियल जो m2v2, बॉडी बी की बात हो रही है यहाँ पे, ये टर्म आपने जहन में रखना है। तो यहाँ पर आगे जाके हमारा क्या होगा, f फोर्स ऑफ a ऑन b, ये हमारा बराबर होगा किसके, m, अब इस पे यहाँ पर वैल्यू पुट करें, फाइनल मोमेंटम क्या था, m
2v2 माइनस इनिशियल मोमेंटम क्या था m2u2 और अपान में हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये फाइनल मोमेंटम आ गया, ये माइनस की साइन और ये इनिशियल मोमेंटम। अब अपान में हमारे पास क्या है, टाइम है, तो हम अपान में वही टाइम यानी कि t रख देंगे। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये चीज़ आपने समझ में जहन में रखनी है। ये हमारे पास हो जाती है इक्वेशन 1। अब दूसरे टर्म की तरफ चलते हैं, ठीक हो गया। यहाँ पर आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। अच्छा, तो ये हमने बॉडी बी के लिए कर लिया। अब हम क्या करते हैं बॉडी ए के लिए, तो सेम डेफिनेशन होगी, यानी कि क्या होगी, रेट ऑफ, मैं इसको लिख लेता हूँ, ठीक हो गया। तो ये चीज़ मैंने लिख ली, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी ए इज गिवन बाय। अब यहाँ पर क्या बात हो रही थी, बॉडी ए की जो फोर्स लग रही है बी पर। अब यहाँ पर बात होगी जो बी बॉडी की फोर्स लग रही है ए पर, यानी कि ए जाके बी से टकराएगी, पीछे से ए जा रही है, आगे बी बॉडी है, तो पीछे से ए बॉडी बी बॉडी को हिट करेगी। तो अब ज़ाहिर बात है, तो बी बॉडी की भी फोर्स ए पर लगेगी और ए बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। जैसे मैंने पीछे आपको समझाया था कि ये वेलोसिटीज इनके आपस में क्या हो जाएंगी, एक्सचेंज हो जाएंगी। तो यहाँ पर फोर्स किसकी लग रही है, बी की लग रही है ए के ऊपर। तो अब हम जिक्र करेंगे ये कैसे होगा। ये अब सेम चीज़ क्या होगा, बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंट नहीं है। चेंज इन मोमेंटम अपान में टाइम, जो उसका भी मोमेंटम ज़ाहिर बात है चेंज होगा। और इस चीज़ को हमने चेंज इन मोमेंटम को आपको पता है किस तरह से लिखते हैं कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, और ये चीज़ आ गई अपान में टाइम। तो सेम जैसे ऊपर लिखा था, तो यहाँ पर भी हम कुछ इस तरह से ही लिखेंगे, फोर्स ऑफ बॉडी बी इन, जो रिएक्शन में लगती है, ठीक हो गया, ऑन ए बॉडी। तो ये किस तरह से होगा। अब इसको, ये चीज़ को हम रखें, फाइनल मोमेंटम ए बॉडी का क्या था और इनिशियल मोमेंटम ए बॉडी का क्या था। तो इसका क्या था, इसका था फाइनल मोमेंटम क्या था, m1v1 माइनस m, इसका क्या आएगा आपको पता होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया तो आप पूछ भी सकते हैं। आप थोड़ा सा, मैं आपको एक सेकंड देता हूँ कि आप मुझे पता है कि यहाँ पर क्या आएगा। हाँ बिल्कुल सही, m1u1, ठीक हो गया। ये बिफोर कोलियन थी, ये आफ्टर कोलियन थी, और अपान में इसके क्या है, जारी बात है सेम चीज़ हम रखेंगे, क्या हो जाएगा, टाइम, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इक्वेशन होगा, इक्वेशन नंबर 2। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब इसका कुछ आगे बढ़ते हैं। तो न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक आपको पता है कि क्या होता है, देयर इज ऑलवेज एवरी एक्शन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन होता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो बॉडी ए है वो बी से टकरा रही है, यानी कि एक्शन कौन कर रहा है, ए बॉडी बी पर कर रही है एक्शन। ये देखें, ये फोर्स ऑफ ए ऑन बॉडी बी, ये हमारा एक्शन है। रिएक्शन क्या होगा, जो रिएक्शन में बी बॉडी की फोर्स लगेगी ए पर, यानी कि ये बी बॉडी की फोर्स ए पर। या आपको पता है कि हमने इक्वेशंस को नंबर दिए थे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो अब हम देखेंगे कि इसके लिए इक्वेशंस क्या बनती है, ठीक हो गया। तो अगर मैं इसको इस तरह से लिखना चाहूँ कि ये हमारे पास एक्शन है ए ऑन बी, और बी, ये जो रिएक्शन है, रिएक्शन किस डायरेक्शन में होता है, अपोजिट में। तो ये यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, ये माइनस जो सिंबल मैंने दिया ना, ये रिएक्शन की यानी कि अपोजिट डायरेक्शन को ज़ाहिर कर रही है। ये हो गया फोर्स ऑफ बी ऑन बॉडी ए। तो आपको अगर याद हो कि पीछे जो हम पढ़ कर आए हैं फोर्स ऑफ ए ऑन बी, उसका हमने क्या पढ़ा था, उसका हमने पढ़ा था m2v2 माइनस m2u2 अपान में t। यहाँ तक समझ में आ गई। आई होप कि यहाँ तक तो क्लियर होगा। अब इसको अगर हम आगे करना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, ये इक्वल की साइन, ये अगर मैं यहाँ पर माइनस देना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, अब बी की वैल्यू क्या थी, तो अब ये देखें, ये हमारे पास क्या आ गया, माइनस m1v1 माइनस m1u1 अपॉन में t, ठीक है। तो अब इसको अगर हम आगे करें तो सबसे पहला स्टेप आप देखें कि t दोनों तरफ सेम पोजीशन पर है, सेम चीज़ है, तो t दोनों तरफ की क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। बाकी हमारे पास क्या बचेगा, ऊपर वाला सिर्फ
M2V2 माइनस M2U2 इज इक्वल टू, अब इसको अगर हम करना चाहें तो अब ये देखें यहाँ पर क्या होगा, माइनस प्लस हमारे पास क्या हो जाएगी, माइनस M1V1, ठीक है, सॉरी मैंने ऊपर डॉट दे दिया, ये V1 है, ठीक है, और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस M1U1 हो गया। अब एक काम करते हैं, अब यहाँ पर हम V वाले एक साइड और U वाले एक साइड करके रख देते हैं, ठीक होगा, फिर हमारे पास आसानी हो जाएगी थोड़ी। तो यहाँ पर देखें क्या होगा, M1V1 यहाँ पर माइनस का है, ठीक होगा, ये इस तरफ V1 की तरफ आ जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें M2U2 यहाँ पर माइनस का है, ये इधर आके प्लस का हो जाएगा। दोनों वैल्यूज़ इस तरफ, ये इधर आएगा तो प्लस का, ये वाला इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो फिर हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा कि, तो अब देखें मैंने ये सब V वाले एक तरफ और U वाले एक तरफ, तो अब देखें ये M1V1 प्लस M2V2, ठीक हो गया। अब ये एक बॉडी का, ये दूसरी बॉडी का M1U1 प्लस M2U2। अब ये देखें ये दोनों आपस में क्या हो रहा है, इक्वल आ गए। तो सबसे पहले डेफिनेशन में ही हमने आपको ये बताया था कि बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन मोमेंटम जो है वो दोनों जिस्मों का क्या होगा, बराबर रहेगा। शर्त एक बताई थी कि दोनों का मास जो है वो सेम होना चाहिए। अब यहाँ पर ये चीज़ आपको प्रूव मिल गई, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आपकी पूरी इस इक्वेशन की डेरिवेशन है, ये जो स्टार्ट से लेकर हमने की है, इसको अगर मैं इस तरह से लिख दूं, ठीक हो गया, ये हमारा आंसर आ गया, हम खुश हैं। एक और चीज़ आपने याद रखना है कि यू वाले जो टर्म है उनका क्या मतलब है कि बिफोर कोलियन, और वी का क्या मतलब है इन वी वाले टर्म का, ये क्या है, ये आफ्टर कोलियन का है। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि यू वाले बिफोर कोलियन और वी वाले आफ्टर कोलियन, यानी कि यू वाले बिफोर कोलियन को ज़ाहिर करते हैं और वी वाले आफ्टर कोलियन को ज़ाहिर करते हैं। तो यहाँ पर देखें, अगर मैं इसको दूसरी तरीके से रखना चाहूँ कि बिफोर कोलिन वाले एक तरफ रखूँ और आफ्टर कोलिन वाले एक तरफ, यहाँ पर तो हमने बॉडीज़ की बात की है लेकिन अब हम कोलिन की बात कर रहे हैं। तो M1 मास 1 U1 उसका जो बिफोर कोलिन था, अगर मैं इसके साथ रखूँ बॉडी बी का क्या आएगा, M2 मास 2 का और उसका भी U2, यानी कि ये दोनों बिफोर कोलिन हो गए। और अगर मैं इसको इस तरह से रखना चाहूँ कि M1V1 बॉडी 1 का बिफोर और आफ्टर कोलियन ये हो गया, और ये हो जाएगा किस चीज़ का, बॉडी 2 का M2V2, ठीक हो गया। अब ये बिफोर कोलियन हो गए, ये आफ्टर कोलियन हो गए, ठीक हो गया। जिस तरह से ऊपर हमने किया है उसी तरह से, लेकिन हमने बिफोर, यहाँ पर आफ्टर वाले पहले हैं तो यहाँ पर मैंने बिफोर वाले पहले रखे और यहाँ पर आफ्टर वाले मैंने बाद में रखे हैं। तो ये चीज़ मतलब ये यहाँ पर आपका आंसर है, लेकिन हमने इसको रीअरेंज करके रखा है कि हमने बिफोर वाले पहले रख दिए और आफ्टर वाले बाद में रख दिए। आई होप कि आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर इसके अकॉर्डिंग आपको कोई क्वेश्चन है, कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। आई होप कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे हमारी वीडियोस और लाइक करना ना भूलिएगा। होप और हो सके तो हमारी दूसरी भी जो वीडियोस हैं उनको पूरा देखें अगर आप इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि साइंस के लेक्चर्स भी होते हैं काफ़ी बेहतरीन, उनमें बहुत सारी नॉलेज होती है जो आपको चाहिए होगी। और आप कोशिश करें कि हमारे फिज़िक्स, केमिस्ट्री और साइंस के लेक्चर्स को पूरा देखें, और दोस्तों को भी इनवाइट करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक लाजम करें। थैंक यू।